लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने पढ़ना है सल्फोनामाइड टाइमेथोप्रिफ्लोरोक्विनिन। ये हमारे पास कैटजन का चैप्टर नंबर 4 बनता है हमारे पास। तो इसको मैंने चैप्टर को दोनों तरीके से तैयार किया आपके लिए, कैटजन से भी तैयार किया, लिपन कोड से भी तैयार किया। तो बगैर टाइम की ज़ाया के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये सल्फोनामाइड टाइमेथोप्रिफ्लोरोक्विनिन जो हमारे पास ड्रग्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड इनहिबिटर कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड इनहिबिटर कहते हैं। यहाँ पे इनहिबिटर मैंने गलत लिख दिया। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड इनहिबिटर कहते हैं। ये हमारे पास दो तरह से हो सकते हैं। या तो हमारे पास क्या हो सकते हैं? एंटी मेटाबोलाइट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एंटी मेटाबोलाइट हो सकते हैं। एंटी मेटाबोलाइट हो सकते हैं। या हमारे पास क्या हो सकते हैं? एंटी मेटाबोलाइट की जगह वो क्या हो सकते हैं? डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर हो सकते हैं। डीएनए सिंथेसिस हमारे पास क्या हो सकते हैं? इनहिबिटर हो सकते हैं। तो हमारे पास दो तरह से हमने क्लासिफाई कर दिया न्यूक्लियोटाइड इनहिबिटर को, या तो एंटी मेटाबोलाइट है या डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर है। एंटी मेटाबोलाइट वो है जो मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। इट मींस कि वो क्या करती है? या तो वो फॉलिक एसिड को कम कर देती हैं या उसको इनएक्टिव कर देती हैं। ठीक है, ये कैसे काम करती हैं? अब इसकी जो है ये काम कर रहे थे फॉलिक एसिड पर। किस पर काम कर रहे थे? फॉलिक एसिड पर काम कर रहे होते हैं। अब इसकी हमारे पास तीन तरह से क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं सल्फोनामाइड। क्या आ जाते हैं? सल्फोनामाइड आ जाते हैं हमारे पास। फिर हमारे पास आ जाते हैं ट्राइमेथोप्रीम। ये जो मैंने लिखा हुआ है ट्राइमेथोप्रीम, इसको मैं लिखूँगा TMP। आप ये समझ जाना, ट्राइमेथोप्रीम। ठीक है, सल्फोनामाइड ट्राइमेथोप्रीम। या हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों को कम्बिनेशन दे सकते हैं। बाजू का हम क्या करते हैं? इन दोनों का क्या कर सकते हैं? कम्बिनेशन फॉर्म में हम ड्रग को दे सकते हैं। जो हमारे पास डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर है ना, वो क्या करते हैं? वो हमारे पास दो तरह से काम कर सकते हैं। या तो वो डीएनए गायरेज को इनहिबिट कर देते हैं। डीएनए गायरेज एक एंजाइम है, उसको इनहिबिट कर देते हैं। या फिर क्या करते हैं? इनहिबिट कर देते हैं। हमारे पास एक और एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए टोपोआइसोमरेज। डीएनए टोपोआइसोमरेज। फर्दर इस पे आगे डिस्कस करूँगा जब आपको फ्लोरोक्विनिन वगैरह बताऊंगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? ये तो हमारे पास हो गया डीएनए सिंथेसिस जो इनहिबिटर है, उसका मैंने आपको बताया नहीं यहाँ पे। वो हमारे पास ये जो फ्लोरोक्विनिन है ना, इसको कहते हैं FLQ, फ्लोरोक्विनिन। जो हमारे पास फ्लोरोक्विनिन है वो ये काम करती है। आज हमारा जो इस टॉपिक वीडियो में मैं आपको एंटीबोलाइट समझाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह फ्लोरोक्विनिन करवाऊंगा। तो एंटी मेटाबोलाइट में हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है आपने याद रखना। इसे समझने से पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बैकग्राउंड का, कि हमारे पास एक होता है पाबा, पैरा इमानो ब्यूटेरिक एसिड। पैरा इमानो ब्यूटेरिक एसिड वो दो कंपाउंड के साथ मिलता है। टेरिडीन के साथ मिलता है, टेरिडीन के साथ मिलता है और ग्लूटामेट के साथ मिलता है। बेशक ये आप चीज़ याद ना करें, लेकिन समझने के लिए लाजमी है। जब ये दो चीज़ों से मिलता है तो वो क्या बना देता है हमारे पास? ये दो चीज़ों से मिलने के बाद हमारे पास बना देता है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड। डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बना देता है। डाईहाइड्रोफोलिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में। ठीक है, समझ आ गई। अब ये होता क्या है यहाँ पे कि हमारे पास ये जो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड है ना, ये जब बनता है इन तीन चीज़ों से, वो एंजाइम होता है जो इसको बनाता है, उसका नाम होता है डाईहाइड्रोटेरवेट भी कहते हैं, या डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाईहाइड्रोटेरवेट। बुक में हमारे पास लिखा हुआ है टेरोएट, इसका सिंथेज। डाईहाइड्रोटेरवेट सिंथेज एंजाइम होता है, वो इस पहले स्टेप में इन्वॉल्व होता है, और दूसरे स्टेप में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका नाम है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम। तो हमारे पास दो एंजाइम है। ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास जो सल्फोनामाइड है ना, सल्फोनामाइड वो क्या करती हैं? सल्फोनामाइड क्या करती हैं? पहले स्टेप को क्या कर देती है? इनहिबिट कर देती है। डाईहाइड्रोटेरवेट सिंथेज को इनहिबिट कर देती है, जिससे हमारे पास पाबा से डाईहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनता। डाईहाइड्रोफोलिक एसिड जो है इनएक्टिव फॉर्म है, याद रखना, इनएक्टिव। एक्टिव फॉर्म टेट्राहाइड्रोफोलेट है। इट मीन जो सल्फोनामाइड है वो बनने ही नहीं देता फॉलिक एसिड को। ठीक है, जबकि हमारे पास जो टाइमेथोप्रीम है वो क्या कर देते हैं? वो उसमें फॉलिक एसिड तो बनता है, लेकिन वो स्टेप किसको इन्वॉल्व करता है? वो दूसरे स्टेप में जिसमें डाईहाइड्रोफोलिक एसिड की रिडक्शन होती है, दो हाइड्रोजन ऐड होते हैं और टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है। वो इस स्टेप को इनहिबिट करके एक्टिव हमारे पास फॉलिक एसिड को नहीं बनने देता। तो ये हमारे पास था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनकी फार्माकोकाइनेटिक्स की। फार्माकोकाइनेटिक्स को समझने के लिए आपने याद रखना है अच्छा, फार्माकोकाइनेटिक्स जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका मैकेनिज्म से ज़्यादा भी ये हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने याद रखना है ये क्रॉस कर सकते हैं प्लेसेंटा को एंड ब्लड ब्रेन बैरियर को। ठीक है, ये दोनों, ये भी और ये भी। ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास सेम हो गया। फिर आपने याद रखना ये हमारे पास जो है वीक एसिड है। क्या है? वीक। सल्फोनामाइड हमारे पास क्या है? वीक एसिड है। जबकि हमारे पास टाइमेथोप्रिम क्या है? वीक बेस है। आपने याद रखना है हमारे पास वीक बेस है, टाइमेथोप्रिम सल्फोनामाइड एसिड है। फिर आपने याद रखना है जो हमारे पास है ना
सल्फोनामाइड, इसको हम फर्दर 3 डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास क्या हो सकती है, ये 3 डिवीजन हो सकती है। शॉर्ट एक्टिंग हो सकता है, इंटरमीडिएट एक्टिंग हो सकती है और लॉन्ग एक्टिंग हो सकता है, जबकि इसकी कोई डिवीजन नहीं है। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग में हमारे पास कौन सी ड्रग आ जाती है, इसमें हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग में हमारे पास कौन सी आ सकती है वो देख लेते हैं। इसमें हमारे पास आ जाती है सल्फीसोक्साजोल। क्या आ जाती है, सल्फीसोक्साजोल। सल्फीसोक्साजोल इंटरमीडिएट एक्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट एक्टिंग का जितना ड्यूरेशन होती है ट्राइमेथोप्रीम का भी उतनी ड्यूरेशन होती है, इसलिए हम इंटरमीडिएट एक्टिंग को ट्राइमेथोप्रीन के साथ कंबाइन करके कम्बिनेशन में दे सकते हैं। ये पॉइंट आपने याद रखना, क्योंकि दोनों का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन सेम है। इसमें एग्जांपल है सल्फा मेथोक्साजोल। क्या है, सल्फा मेथोक्साजोल, सल्फा मेथोक्साजोल। ठीक है, एंड में हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग में हमारे पास आ जाते हैं सल्फेडोजाइम। क्या आ जाती है, सल्फेडोजाइम। ठीक है, अच्छा ये बात होगी हमारे पास, इसकी कोई डिवीजन नहीं है। तीसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है कि ये होता है, ये रिजेंबल करता है पाबा से। ये हमारे पास क्या है, पाबा एनालॉग है, रिजेंबल पाबा, पाबा। ठीक है, ये हमारे पास पैरामाइड ब्यूटेरिक एसिड होता है ना, इसके साथ ही हमारे पास सल्फोनामाइड, इसका और इसका स्ट्रक्चर बहुत सेम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पाबा की जगह ये आके सल्फोनामाइड ग्लूटामेट टेरिडीन के साथ मिल के डाइहाइड्रोफोलेट की तरह कंपाउंड जो है बनाता है, लेकिन वो रियल डाइहाइड्रोफोलेट कंपाउंड नहीं होता, वो एक हमारे पास ऐसा कंपाउंड बना देता है जो फोलिक एसिड की सेंसिस को इंटरप्ट कर रहा होता है। ठीक है, वो इस रिएक्शन में आके इन्वॉल्व हो जाता है और इस एंजाइम को यूज़ कर लेता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये पाबा एनालॉग है, इस तरह ये काम करता है। ठीक है, ये इस एंजाइम के लिए एज ए सबस्ट्रेट काम करते हैं और कंपटीशन होता है इन दोनों के दरमियान, पाबा एनालॉग और इसके दरमियान क्या होता है, कंपिटेटिव ये होते हैं, आपस में कंपिटेटिव होते हैं। ठीक है, इसलिए अगर पापा एनालॉग ज़्यादा कर दे फिर ये इसकी सल्फोनामाइड इसको इनहिबिट नहीं कर सकेगा, वो मैं बाद में आपको रेजिस्टेंस में बताऊंगा कैसे। ठीक है, ये रिजेंबल करता है पापा के साथ, जबकि ये हमारे पास जो टाइमेथोप्रीम है ये रिजेंबल करता है फोलिक एसिड के साथ, फोलिक एसिड के साथ। ये फोलिक एसिड की तरह देखो, ये डाइहाइड्रोफोलेट बन जाता है ना, उसके बाद ये टाइमेथोप्रीम इसको आके डाइहाइड्रोफोलिक एसिड की जगह ये टाइमेथोप्रीम इस एंजाइम को इन्वॉल्व कर लेता है और एक हमारे पास इनएक्टिव कंपाउंड बनाता है। ठीक है, डाइहाइड्रोफोलेट एसिड नहीं बनता, क्योंकि ये हमारे पास आपस में इनका स्ट्रक्चर मिल रहा होता है, इस एंजाइम को क्या कहता है, यूटिलाइज कर देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद कर लिया। फिर आपने याद रखना है ये जो होते हैं अनचेंज, इनकी ये अनचेंज्ड फॉर्म में या फिर एस्टाइलेटेड फॉर्म में क्या होता है, एसिटाइलेटेड फॉर्म में क्या होता है, एक्सक्रीट होता है। किस में एक्सक्रीट होता है, इन यूरिन। जबकि ये हमारे पास हमेशा क्या होता है, अनचेंज फॉर्म में यूरिन में क्या होता है, एक्सक्रीट होता है। ठीक है, इसका कोई स्टाइलेशन वगैरह नहीं होती। ठीक है, फिर आपने याद रखें चूँकि हमारे पास क्या है, एसिडिक है, तो आपको पता होना चाहिए जब भी एसिडिक यूरिन होता है या कोई भी एसिडिक मीडियम होता है तो एसिडिक ड्रग जो होती है वहाँ पे प्रेसिपिटेट बन जाती है। अगर दोनों एसिडिक ड्रग एसिडिक मीडियम में होगी तो प्रेसिपिटेट हो जाएगी, इसी तरह हमारे पास बेसिक ड्रग जब भी किसी बेसिक मीडियम में होगी तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगी। और इसका उलट क्या होता है, जब एसिडिक ड्रग किसी भी अपोजिट मीडियम मीन एसिडिक ड्रग अगर अल्कलाइन मीडियम में होगी तो वो आयोनाइज हो जाएगी, इसी तरह अल्कलाइन ड्रग जब एसिडिक मीडियम में होगी तो अल्कलाइन हो जाएगी। इट मीन सेम मीडियम हो गए तो प्रेसिपिटेशन, अपोजिट मीडियम हो गए तो अल्कलाइजेशन। ठीक है, तो आपने ये याद रखें चूँकि ये एसिडिक है, अगर एसिडिक हमारे पास इन्वायरमेंट हो, जैसे कि विजाइना में होता है एसिडिक इन्वायरमेंट और प्रोस्टेट में होता है, ठीक, प्रोस्टेट में इसमें हमारे पास क्या एसिडिक होता है इन्वायरमेंट, उसकी वजह से क्या हो जाती है विजाइना और इसकी जो होती है हमारे पास चूँकि ये होता है तो इस जगह पे क्या हो जाता है, ये एकमुलेट हो जाता है, एकमुलेट हो जाता है। ठीक है, सॉरी ये मैं गलत बता गया आपको, चूँकि ये हमारे पास एसिडिक ड्रग है तो जब भी यूरिन एसिडिक होगा तो मैंने बताया एसिडिक जब भी सेम हमारे पास कंपार्टमेंट होंगे तो यूरिन जब एसिडिक होगा तो वो क्या हो जाएगी, क्रिस्टलाइज होगी। एसिडिक यूरिन होगा जब भी तो क्या ये क्या हो जाएगी, क्रिस्टलाइज हो जाएगी। इसलिए हमें क्या हो जाते हैं, क्रिस्टलाइन हमारे पास क्या होता है, यूरिन क्लेस्टाइनो यूरिया हो जाता है या हेमेटो यूरिया हो जाता है। ये आपने पॉइंट याद रखना है। इसलिए इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिपल सल्फा एक कंपाउंड यूज़ करते हैं जिसमें प्रेसिपिटेशन के चांस कम होती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये हमारी लास्ट छठा पॉइंट है, ये हमारे पास जो होती है ना बिलिरुबिन, उसकी जो साइट होती है ना उसके साथ कम्पीट कर रही होती है ऑन प्लाज्मा प्रोटीन,
जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है ना ब्लड में ट्रांसपोर्ट करती है एल्ब्यूमिन की बात हो रही है। एल्ब्यूमिन जो होते हैं बिलिरुबिन को भी ट्रांसपोर्ट करती है, सल्फोनामाइड भी, और दोनों एक ही साइड पे क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसलिए दोनों के दरमियान क्या होते हैं, कंपटीशन होती है। जब भी सल्फोनामाइड होगा वो बिलिरुबिन को डिस्प्लेस कर देगा, बिलिरुबिन यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, कहीं भी जा सकती है, ब्रेन में जा सकती है, वहाँ पे कंडक्टाइटिस काज कर सकती है। ये हम साइड इफेक्ट में इसके पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ट्राइमेथोप्रिम की बात करें तो ये हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास ये बेस होती है, इसलिए जब भी किसी एसिडिक इन्वायरमेंट में जाएगी तो इसकी क्या हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन नहीं होगी बल्कि आयोनाइजेशन होगी। इसलिए हम कहते हैं कि एसिडिक जब भी कोई इन्वायरमेंट होगा, जैसे विजाइना या फिर प्रोस्टेट, ये वाला पॉइंट मैंने इधर लिख रहा था तो ये इधर है, विजाइना और प्रोस्टेट में क्या होता है, एसिडिक इन्वायरमेंट हो उसमें क्या हो जाते हैं, इसकी आयोनाइजेशन हो जाती है, आयोनाइजेशन होकर इसको टिश्यू को क्रॉस करके क्या हो जाती है, टिश्यू में अकोमुलेट हो जाती है, अकोमुलेट हो जाती है। ये आपने याद रखना है। इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, यूटीआई में यूज़ कर सकते हैं। यूटीआई में हम इसको क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा विजाइना प्रोस्टेट में अपोजिट, चूँकि इसका ये बेसिक होती है, एसिडिक इन्वायरमेंट जाके आयनाइज होकर वहाँ पे पास होकर क्या कर सकती है, यूटीआई इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकती है। अब बात करते हैं इसके रेजिस्टेंस की। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं हम कि रेजिस्टेंस के मैकेनिज्म कौन कौन से। रेजिस्टेंस दोनों के मैकेनिज्म सेम है, जैसे हमने पीछे काफ़ी डॉग्स में पढ़ा था, इफ्लक्स पंप, दोनों में इफ्लक्स पंप होगा, वो उठा के बाहर की तरफ फेंक देगा। अगर बाहर अंदर आ गए तो बाहर फेंकेगा, अगर अंदर ही नहीं आने देते बाज़ वक़्त क्या करते हैं, हमारे पास इफ्लक्स पंप का मैंने पीछे बहुत बता दिया इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ। इफ्लक्स पंप एक पंप होता है जो कि डक को उठा के बैक्टीरिया से बाहर फेंक देता है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास ये बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं जिससे वो ड्रग के खिलाफ रेजिस्टेंस हासिल कर सकते हैं। बैक्टीरिया के पास एक एबिलिटी होती है कि वो पेनिट्रेशन को क्या कर सकते हैं, पेनिट्रेशन को इनहिबिट कर सकते हैं, डग को अंदर ही नहीं आने देंगे सेल के। जब सेल के अंदर ही नहीं आएगी तो काम कैसे करेगी, ठीक है। ये हो गया। तीसरा ये क्या कर सकते हैं, पाबा जो है ना, पाबा है ना, लोग पता है ना, वो मैं पीछे बताया, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। जैसे मैंने पीछे बताया था कि सल्फोनामाइड और पाबा के दरमियान कंपटीशन होता है, सल्फोनामाइड ज़्यादा होगा तो पाबा की जगह वो एज ए सब्सट्रेट काम करेगा डाइहाइड्रोटेरुवेट सिंथेज के साथ, और डाइहाइड्रोफोलेट को नहीं बनाने देगा। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने पढ़ाया था ना। लेकिन अगर मैं पाबा को ज़्यादा कर दूँ तो वो क्या, इस कंपटीशन में पाबा जीत जाएगा और इस तरह डाइहाइड्रोफोलेट बन जाएगा। इस तरह वो मैकेनिज्म क्या करते हैं, पाबा को ज़्यादा करके रेजिस्टेंस काज कर देते हैं सल्फोनामाइड के खिलाफ और डाइहाइड्रोफोलेट एसिड बना लेते हैं, ठीक है। और चौथा मैकेनिज्म जो लास्ट मैकेनिज्म है वो क्या है कि डाइहाइड्रोफोलेट जो रिडक्टेज एंजाइम है एंड डाइहाइड्रोपेरुवेट जो सिंथेज एंजाइम है, दोनों एंजाइम, ठीक है, जो दोनों ड्रग्स इनहिबिट करें, उनकी अल्टरनेशन कर देते हैं। जब उनकी अल्टरनेशन हो जाती है तो ये ड्रग्स इन एंजाइम को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती, वहाँ पे अटैच होकर उनको इनहिबिट नहीं कर सकती, ठीक है। ये चार मैकेनिज्म है। अब यूज़ की बात करते हैं, जल्दी इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। यूजेज इसके बहुत इंपॉर्टेंट सल्फोनामाइड के, हमारे पास इसकी यूजेज में पहले तो सल्फोनामाइड की यूजेज आप ऐसे याद कर लो सिंपल, ये ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, नोकार्डिया और क्लेमेडिया, इन स्पीशीज़ के खिलाफ इनमें क्या होती है, पावर ज़्यादा होती है। ये आपने इसी तरह पॉइंट को याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास इसके कुछ यूजेज दिए हुए हैं आर्गन साइड के लिहाज से, जैसे इनको यूज़ कर सकते हैं यूटीआई में। अब यूटीआई में जो यूज़ होने वाली ड्रग है वो हम ओरली यूज़ करते हैं, ठीक है। और वो यूज़ कौन सी ड्रग होती है, वो हमारे पास है उसमें हमारे पास है सल्फीसोक्साजोल आ जाती है इसमें ड्रग। ये आपने याद रखना है, एमसीक्यू, ये सारे एमसीक्यूज अभी मैं जो बताने लगा हूँ ये सारे क्या है, एमसीक्यूज है, 5 एमसीक्यूज। यूटीआई में सल्फेक्साजोल यूज़ होती है। आई का इन्फेक्शन हो, अकुलर इन्फेक्शन हो तो उसमें कौन सी यूज़ होती है, पहली बात अकुलर इन्फेक्शन में हमारे पास टॉपिकल यूज़ होती है। और यूज़ कौन सी होती है, टॉपिकल जो ड्रग हमारे पास यूज़ होती है वो है सल्फासिटामाइड। क्या है, सल्फासिटामाइड, ठीक है। तीसरे हमारे पास आते हैं बर्न, जब भी किसी को बर्न इन्फेक्शन होगा या सेप्सिस हो जाती है बर्न की वजह से, तो उसमें कौन सी ड्रग हम यूज़ करते हैं, वो भी हमारे पास क्या होती है, आपने याद रखें, टॉपिकल होती है। ये सिर्फ 2 टॉपिकल हैं, ठीक है, बाकी ओरली ज़्यादा यूज़ करते हैं। टॉपिकल होती है और वो ड्रग का नाम क्या है, मैफिनाइड को यूज़ कर सकते हैं। या हमारे पास एक और ड्रग है सिल्वर सल्फा डायाजाइन, जैसे डायाजाइन, सिल्वर सल्फर डायाजाइन और मैफिनाइड, ये दोनों हम यूज़ कर सकते हैं बर्न में। इसी तरह एमसीक्यूज आते हैं, 3 एमसीक्यूज आते हैं। चौथा एमसीक्यूज आ सकता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में कौन सी यूज़ होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसमें हम जो ड्रग यूज़ करते हैं
या फिर रेमेटॉइड आर्थराइटिस में, उसमें जो ड्रग यूज़ होती है वो ओरल यूज़ होती है, और वो ड्रग का नाम क्या है, सल्फासेलाजीन। क्या है, सल्फासेलाजीन। ये हमारे पास, हमने पहले भी ड्रग पढ़ी, कहाँ पे पढ़ी बताओ, GIT में पढ़ी थी। GIT हमने इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में पढ़ी थी इस ड्रग का यूज़, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी यूज़ होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह में, GIT में अल्सरेटिव इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में यूज़ होती है, ठीक है। लास्ट MCQ जो है वो है, बाज़ वक़्त क्या हो जाता है, टोक्सोप्लाज्मोसिस हो जाते हैं, इन्फेक्शन टोक्सोप्लाज्मोसिस, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑरली यूज़ करते हैं। ये आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा MCQs पास पेपर में आया हुआ है, और SCQs में भी आया। उसमें जो हमारे पास ड्रग है उसका नाम है सल्फाडायज़ाइन। ये जो सेम ये वाली ड्रग है, ठीक है, जो बन में यूज़ होती है, सल्फाडायज़ाइन, लेकिन अकेला उसको नहीं यूज़ करते, बल्कि उसको यूज़ करते हैं पायरीमेथामाइन के साथ, पायरीमेथामाइन और सल्फाडायज़ाइन, इन दोनों को आपस में यूज़ करते हैं। बाज़ फॉलिक एसिड भी साथ में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इनको क्या करते हैं हम, टोक्सोप्लाज्मोसिस में यूज़ करते हैं। इसके अलावा टाइमेथोप्रिम, अब सल्फोनामाइड के तो 5 MCQs हुए, ये आपने अच्छी तरीके से रटा लगा लेना है। टाइमेथोप्रिम के यूजेज हमारे पास क्या है, इसके यूजेज आप बिल्कुल थोड़े से हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है। आपने याद रखें, इसको या तो UTI में यूज़ करते हैं, UTI में, या प्रोस्टाइटिस में यूज़ करते हैं। प्रोस्टेट जो होते हैं उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, प्रोस्टाइटिस में यूज़ करते हैं, ठीक है। कम्बिनेशन अगर सल्फोनामाइड और टाइमेथोप्रिम का कम्बिनेशन हो, मैंने पहले भी बताया था कि इंटरमीडिएट सल्फोनामाइड, इंटरमीडिएट कौन सा इंटरमीडिएट है, सल्फामेथोक्साजोल। क्या है, सल्फामेथोक्साजोल। तो टाइमेथोप्रिम प्लस सल्फामेथोक्साजोल जो है, इन दोनों को हम कम्बिनेशन फार्म में यूज़ करते हैं, और इनके हमारे पास 3 यूजेज आ जाते हैं मेजर। ये हमारे पास क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए, न्यूमोसाइटिस के लिए, न्यूमोसिस्टिक इन्फेक्शन में, इसके अलावा नोकार्डियोसिस में, ठीक है, नोकार्डिया में, ठीक है। ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ये आपने याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट, जैसे ये वाला इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसके अलावा आपने याद कर सकते हैं कि इसको UTI में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ईयर के इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, ईयर इन्फेक्शन, फिर इसको रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन में भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट इसमें हमारे पास क्या है, इसको हम एज ए अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। ये तो हमारे पास फर्स्ट यूज़ थे ना, अल्टरनेटिव ये कहाँ पे यूज़ हो सकती है, या कोलेरा में यूज़ हो सकती है, विब्रियो कोलेरा में, ठीक है। या हमारे पास टाइफाइड फीवर में यूज़ होती है, टाइफाइड फीवर में यूज़ हो सकती है, या मर्सा स्टेन में यूज़ हो सकती है, मर्सा स्टेन में, या लिस्टीरिया में यूज़ हो सकती है। इसके अलावा साल्मोनेला में भी यूज़ हो सकती है, ठीक है। आपने जो याद करना है, एक मर्सा, टाइफाइड फीवर याद करना है, ये 2 आपको याद होने चाहिए कम से कम, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो एडवर्स इफेक्ट दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, मिलते जुलते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, GIT की इरिटेशन काज करते हैं, जिसमें डायरिया वोमिटिंग वगैरह आ जाती है, ठीक है। फिर दूसरा ये हाइपर सेंसिटिविटी काज कर देते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी काज करते हैं, जिसमें स्किन रैशेज और फीवर वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपने याद रखना है, ये हम हिमेटोटॉक्सिक है। क्या है, हिमेटोटॉक्सिक है। कैसे हिमेटोटॉक्सिक है कि जो सल्फोनामाइड है वो क्या करती है, सल्फोनामाइड करती है ग्रेन्यूलोसाइटोसिस काज कर सकती है, सॉरी ग्रेन्यूलोसाइटोसिस नहीं, ग्रेन्यूलोसाइटोपिनिया काज कर सकती हैं, एप्लास्टिक एनीमिया काज कर सकती हैं, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया काज कर सकती हैं, 3। जबकि हमारे पास जो ट्राइमेथोप्रिम है वो क्या काज कर सकता है, वो भी ग्रेन्यूलोसाइटोपिनिया करेगा सेम, लेकिन अब एप्लास्टिक की जगह मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया करेगा, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया यूज काज करेगा। और तीसरा जो है ये है क्या करता है, लीकोपीनिया करता है, लीकोपीनिया काज कर देता है, ठीक है। इसके अलावा ये है हाइपर कैलीमिया भी काज करता है, हाइपर कैलीमिया क्यों, क्योंकि पोटाशियम के लेवल टाइमेथोप्रिम बढ़ा देते हैं, एज एक्ट करता है पोटाशियम स्पेयरिंग ड्रग, ये आपने याद रखें, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास मोस्टली है, ये जो साइन एंड सिम्टम आते हैं कौन से पेशेंट में आते हैं, जो G6PD होता है हमारे पास इंजाइम, जो कि हमारे पास NADPH बना रहा होता है। अगर इस इंजाइम की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो हमारे पास ये हेमेटोटॉक्सिक इफेक्ट ज़्यादा आते हैं, ये आपने याद रखना है G6PD की डेफिशिएंसी की वजह से। फिर हमारे पास क्या होता है, कर्नेक्टाइटिस काज कर सकते हैं। कर्नेक्टाइटिस मैंने आपको पहले बता दिया कि जो सल्फोनामाइड है वो क्या कर देते हैं, बिलिरुबिन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, और वहाँ पे खुद अटैच हो जाते हैं एल्ब्यूमिन पे, क्योंकि दोनों एल्ब्यूमिन और सल्फोनामाइड की सेम जगह पे बाइंडिंग होती है, जिसकी वजह से वो बिलिरुबिन मूव करके ब्रेन में जा सकती है, और आपको पता है बिलिरुबिन ब्रेन में जाके क्या करती है, कर्नेक्टाइटिस काज करती है, ठीक है। इसके अलावा इसके ड्रग इंटरेक्शन लिखे हुए हैं, ड्रग इंटरेक्शन क्या करते हैं, ये हमारे पास साइटोक्रोम
पी साइटोक्रोम जिसका नाम हमारे पास है P2C9 है, साइटोक्रोम इसी तरह कोई नाम साइटोक्रोम 2C9 है। इसको क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाए, वारफेरिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है और फिनोटाइन का लेवल भी हमारे पास क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। होप सो आपको लेक्चर अच्छे लगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलती हैं। थैंक यू।